एवरीवन गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। हम बात करने वाले हैं लुसेंट बुक टेस्ट सीरीज़ में, जो कि 19 नवंबर का मैंने होमवर्क दिया था उसके टेस्ट देखेंगे। ठीक है, 60 MCQ होगा, 50 क्वेश्चन लुसेंट से, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको होमवर्क भी दिए जाने वाला है, जैसे कि मैंने आपको सुबह में बताया था। तो इस वीडियो में आपको होमवर्क भी देखने को मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कल के क्यूज में जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था उसके राइट आंसर का। क्वेश्चंस ये था कि हाल ही में भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। ठीक है, गोवा को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को इत्मीनान से देखते चलिए और राइट आंसर कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, आप ये मानकर चलिए कि लाइव क्लास हो रही है और क्वेश्चन में पढ़ूंगा, राइट आंसर कमेंट करते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया हुआ था। यात्री इब्न बतूता जो था वो कहाँ से आया हुआ था, तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोरक्को। ठीक है, वो मोरक्को का यात्री था और ये MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये भारत में आया हुआ था और करीब करीब 1333 हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। मिताक्षरा के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञानेश्वर। बस आप क्वेश्चंस को पढ़िए और राइट आंसर को कमेंट करते चलिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ आप क्वेश्चंस को कितना जल्दी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था। 1757, तो 1757 क्या है, प्लासी का युद्ध। और ये प्लासी का युद्ध हुआ कब था, 23 जून। ठीक है, ध्यान रखेंगे 23 जून 1757 अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुए थे और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता कौन था, रॉबर्ट क्लाइव को टिक करेंगे। ऑप्शन हम सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब बताइए लॉर्ड वेलेस्ली के साथ किसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया हुआ था। तो चलिए हम यहाँ पे एक करके बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को जो स्टार्ट किया था उस वक्त सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने इस पर हस्ताक्षर किया था। उसके बाद कह सकते हैं यहाँ पे हम देखें तो अवध के नवाब और मैसूर के राजा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन बंगाल के नवाबों ने कभी भी लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। यानी 1 2 3 के यहाँ पे टिक करेंगे। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर होगा, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है, सही आंसर हो जाता है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर जो होता है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश का कौन एक प्रसिद्ध लोकगीत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कजरी। ठीक है, कजरी को टिक करेंगे। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। कजरी की उत्पत्ति मिर्ज़ापुर से मानी जाती है। मिर्ज़ापुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा हुआ जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ज़ेरोकॉन कहाँ की लोक नृत्य शैली है। बताइए ज़ेरोकॉन कहाँ की लोक नृत्य शैली है। वीडियो पसंद आती होती है यार, वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो आप लोग। मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि वीडियो को लाइक किया करो। चलो कोई नहीं, आपको बस वीडियो देखने से मतलब है तो देखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ज़ेरोकॉन कहाँ का लोक नृत्य शैली है, तो मैं आपको बता दूँ सही आंसर होगा मिजोरम। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, मिजोरम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, शाक्य। ठीक है, शाक्य दर्शन जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा मानी जाती है। काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। काकवर्ण के नाम से बताइए कि किसे जाना जाता था, वो शासक कौन था। तो मैं आपको बता दूं कि काकवर्ण के नाम से कालाशोक प्रसिद्ध था। शिशुनाग वंश का ये संस्थापक था कालाशोक। और इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी कि द्वितीय बौद्ध संहिता का जो आयोजन किया गया था इन्हीं के समय में हुआ था, कालाशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, मार्टिन बर्ड। ठीक है, मार्टिन बर्ड को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया, और वो एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा,
ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे 17 मीटर। ठीक है, 17 मीटर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ध्यान में रखिएगा स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्टेथोस्कोप के आविष्कार किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनेक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, लेनेक नामक वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न क्या है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वो क्या होगा? इसको थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ठीक है, ये आपका अभिलंब हो गया नॉर्मल। ऊपर हम रखते हैं वायु। ठीक है, क्योंकि वायु, अगर हम वायु की तुलना अगर हम यहाँ पे कांच से करें या फिर जल से करें तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे चलो कांच लेते हैं, वायु और कांच की तुलना में देखिए तो वायु जो हमारा होगा एक प्रकार का विरल माध्यम है और कांच हमारा सघन माध्यम है। तो अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो इस कंडीशन में जो प्रकाश होगा वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश इस तरफ से ना जा करके ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, तो हम कहेंगे कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, और यही क्वेश्चन जस्ट इसका अपोजिट होता है कि कांच ऊपर और वायु नीचे होता है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो उस कंडीशन में प्रकाश की जो किरण होगी वो अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? या फिर हम ये कह सकते हैं कि साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि साइड मिरर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण का। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि? तो कम होने का कारण ये होता है कि ये कम क्रियाशील होते हैं। हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, कम क्रियाशील होते हैं। अगला क्वेश्चन कि अक्रिय तत्व जो होते हैं वो किस समूह के सदस्य हैं? अक्रिय जो तत्व हैं यानी कि जो हम लोग इनर्ट गैस के रूप में जानते हैं जो तत्व होते हैं, तो उनको हम लोग किस समूह के अंतर्गत रखते हैं? देखिए, ध्यान दीजिएगा, शून्य समूह भी कह सकते हैं या फिर 18वें जो समूह है उनको कहा जाता है। ठीक है, इनर्ट गैस या फिर नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, सीएनजी को हम इसलिए कहते हैं मैत्रीपूर्ण क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होती है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सचिव का पद निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? या फिर मौलिक अधिकार कह सकते हैं या फिर मूलभूत अधिकार कह सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया, याद रखिएगा। अब मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका टेस्ट हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं कि कितने अच्छे से आपने होमवर्क को कंप्लीट किया। अगर आपने पढ़ाई कर रहे होंगे तो बिल्कुल सही तरीके से सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी, जो कि बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती संथोमे थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी, अल्बुकर्क जो था उसने गोवा पर अधिकार किया था। चलिए, छोटा सा पॉइंट भी मैंने यहाँ पे लगा रखा, पढ़ सकते हैं। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 में अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली का वायसराय बना। इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1664। ठीक है, 1664। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो कि असत्य है? तो चारों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, बिल्कुल सही है।
कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1612 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया। देखिए ये पॉइंट गलत है क्योंकि 1612 नहीं 1609 में, ठीक है ना, 1609 में, यहाँ पे पॉइंट गलत हो जाता है। राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। थर्ड पॉइंट भी समझ लीजिए कि जहांगीर ने 1613 में इसे एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी थी, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट की थी। वह अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट की थी? और ये था सर थॉमस रो, ठीक है, सर थॉमस रो। अब क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि कहाँ पर भेंट की थी, तो अजमेर में भेंट किया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, डायरेक्ट भी पूछ जाता है और सही इस तरह से मिलान करने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54 और तृतीय कर्नाटक युद्ध 56 से 63, बिल्कुल सही है। तो सभी के सभी मिलान सही होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नेलियन हाउटमैन कौन था? बताइए क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? कार्नेलियन हाउटमैन कौन था? ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। कार्नेलियन हाउटमैन जो था वो भारत में प्रथम डच यात्री था, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो बताइए किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो दिल्ली और पांडुचेरी को टिक करेंगे, दिल्ली में 2 और पांडुचेरी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 6 वर्ष का होता है। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए कि सामान्यतः एक सदस्य का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है, परंतु किसी मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन सदस्य सिर्फ शेष अवधि के लिए ही सेवारत रहता है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता क्योंकि एक प्रकार का एक स्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब यहाँ मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये जो बात कही है वो किस आर्टिकल में कही है? आई होप कि आपने बुक को पढ़ा रखा होगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ये बात किस आर्टिकल में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भांग नहीं होती है, किंतु क्या होगा सही आंसर? तो जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर में क्वेश्चन यही देखा था। क्या क्वेश्चन था कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो कि सदस्यता समाप्त हो जाती है, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्लियरली? तो अगर आपने वहाँ पे राइट आंसर टिक किया होगा तो देखिए यहाँ पे बस वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, आर्टिकल 83 के फर्स्ट। ठीक है, अगर आपने यही कमेंट किया था तो बिल्कुल सही बात है, और कुछ लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया होगा, मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है? बताइए, पौधे और जंतुओं के बीच के योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? युगलीना को, ठीक है ना, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, युगलीना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के शरीर में एंटमीबा के लिए हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? एंटमीबा के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आंत में, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? सबसे पहला चीज़ तो ध्यान रखना है कि जो पेचिस होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, ठीक है। तो बताइए कि कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एंटमीबा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर क्वेश्चंस पूछ ले कि पेचिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा रहा है कि प्रतिशत सर्वाधिक है, और किसकी? तो एससी की पूछा जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट, ठीक है, अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, पंजाब। लेकिन क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति रहता, जो कि मैंने कल के क्वेश्चंस में पूछा था, वहाँ पे हम ऑप्शन ए को टिक करे थे, उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रतिशत होने की वजह से हम लोग पंजाब को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो ये सभी आपने होमवर्क में डेफिनेटली पढ़ा होगा। क्या कह रहा है पहला पॉइंट्स कि वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, बिल्कुल सही है।
और वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, तो कब हुआ था? तो ये भी ध्यान रखेंगे 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1760 में। क्लियर। चलिए सेकंड पॉइंट क्या है कि यह युद्ध अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था, तो ये पॉइंट्स भी बिल्कुल सही है, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि वांडीवास कर्नाटक में स्थित है। देखिए फर्स्ट सेकंड सही है, लेकिन थर्ड पॉइंट गलत है, क्योंकि वांडीवास जो था वो तमिलनाडु में स्थित था, ये पॉइंट गलत है। तो हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे? केवल और केवल एक और दो सही है ऑप्शन, हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था? तो बताइए कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने अपनाया था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है अल्मीडा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाया था। छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अल्मीडा ने पुर्तगाली शक्ति का विस्तार करने के उद्देश्य से नीले पानी की नीति का अनुसरण किया। इसके अंतर्गत उसका उद्देश्य हिंद महासागर में पुर्तगाली शक्तियों का अस्तित्व स्थापित करना था, लेकिन वह असफल रहा और 1509 में वह वापस जो कि लौट चुका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेटिपस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्लेटिपस के संबंध में बताइए कि कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लेटिपस के संबंध में ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक जंतु है जो कि अंडे देता है, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि न्यूजीलैंड की सर्वोच्च जो चोटी है वो माउंट कुक है, बिल्कुल सही। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी हैं, बिल्कुल सही। माओरी लोग माउंट कुक को ओरंगो कहते हैं, तो ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इनमें से कोई नहीं असत्य है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाइड्रा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? हाइड्रा जो वो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो संघ सिलेटेट्रा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। संघ सिलेटेट्रा के अंतर्गत आता है हाइड्रा। और इसके अंतर्गत और भी जो चीज़ें आती हैं यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन, मूंगा संघ सिलेटेट्रा के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स को पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए हम यहाँ एक एक करके पढ़ते हैं। केचुआ जो होता है वो संघ एलिनीडा के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही। और केचुए में 4 जोड़ी हृदय होती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा कि केचुए के हृदय में कितने जोड़ी केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 जोड़ी हृदय होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दोनों को टिक करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और इसको पढ़ लीजिएगा कि केचुआ, जोंक और नेरिस तीनों के तीनों जो होते हैं संघ एलिनीडा के अंतर्गत आते हैं। ये सभी चीज़ें आपने होमवर्क में डेफिनेटली पढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन कि बायोप्सी संबंधित है, तो बताइए कि बायोप्सी का संबंध किससे है? बायोप्सी संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से संबंधित है बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को कहते हैं? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को हम लोग क्या कहते हैं? नेक्रासिस कहा जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, नेक्रासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन बी, तंत्रिका में कोई भी विभाजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा जाता है, रक्त होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाएगा, तो ध्यान रखेंगे रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टॉरस जल संधि किन के मध्य स्थित है? टॉरस जल संधि जो है वो किन के मध्य स्थित है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अच्छा, आप कमेंट करके जल्दी से ये बताइएगा मुझे कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन सी जल संधि है? जल्दी से कमेंट करके बताना सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित विश्वविख्यात किसकी खानें कलगुरली और कुलगार्डी है? तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया में जो ये स्थित खाने हैं वो सोने की खाने यानी कि गोल्ड के उत्पादन का खान है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, सोना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंटार्कटिका में स्थित शोध केंद्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो बताइए कि अंटार्कटिका में जो भारतीय शोध केंद्र स्थित है उनके संबंध में यहाँ पे कौन सा मिलान सही है? तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पहला जो शोध केंद्र था उसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री, बिल्कुल सही है। दूसरा शोध केंद्र मैत्री नाम था और तीसरा शोध केंद्र का भारती नाम था। इन तीनों को आपको याद रखना है,
ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 3। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है। तो राज्यसभा में सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व देता है वो कौन सा राज्य है। तो डेफिनेटली जिस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है वो करेक्ट होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु से 18 और बिहार में जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है वो 16 है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनती है। यह अनुच्छेद से संबंध है, यानी किस अनुच्छेद से संबंध है। सिंपल सी भाषा में कहें तो संसद का गठन का संबंध बताइए कि किस आर्टिकल से। तो संसद के संबंध का गठन हम कह सकते हैं किस आर्टिकल के तहत। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे जो कि 79, ठीक है ना, 79। और मैंने आपको बताया भी था, सरल आप याद रखिए, इस तरह से याद रख सकते हैं। यानी सरल से 79 हो गया आपका ये, र से हो गया 80 और ल से हो गया 81। लोकसभा 81, राज्यसभा 80 और संसद आपका 79, इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स को पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के यहाँ पे सृजन है, सृजन का अधिकार दिया गया 312 आर्टिकल, बिल्कुल सही है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का संबंध जो कि अनुच्छेद 89 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, आर्टिकल 89 बिल्कुल सही है। तो दोनों का दोनों कथन सही हो जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लूसेंट से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर किया। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि फेड कप, जिसका नाम बदल करके विली जीन किंग कप रखा गया, महिलाओं के किस खेल के लिए विश्व कप है। यानी फेड कप का संबंध किस खेल से है। फेड कप का संबंध टेनिस से है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली फाइटर पायलट कौन बनी है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, शिवांगी सिंह, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सरकार ने छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया। तो यू राइज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा यू राइज पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नागोर्नो कराबाख क्षेत्र पर आर्मेनिया और किस देश के बीच झड़पें हुई। हाल ही में क्षेत्र चर्चा में था, तो सही आंसर होगा आर्मेनिया और अजरबैजान, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईओटी उपकरणों के लिए किस आईआईटी ने मॉसिक नाम का एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया। मॉसिक नाम से एक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया। तो सही आंसर यहाँ पे होता है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड नामक पुस्तक को किसने लिखा है। हाल ही में ये पुस्तक काफ़ी चर्चा में रहा। किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सेफ विकास खन्ना, ठीक है, सेफ विकास खन्ना, बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि अक्टूबर 2020 में किस राज्य ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण प्रदान करने का आदेश पारित किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वैन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किस राज्य में किया। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, यानी कि गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा। सही आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जापान। ठीक है, जापान बिल्कुल सही होगा। अब बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपको क्या है। देखिए कल है संडे 21 फरवरी और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने करीब 14 दिन तक ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब बात आती है कि ऐसे में रिवीजन करने की, तो संडे को दिन हम लोग रिवीजन के लेकर फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स को आप एक बार फिर से पढ़ेंगे ताकि आपका रिवाइज है। पूरा डीपली नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर जो भी आपने अंडरलाइन किया होगा या फिर जो भी आपने हाईलाइट्स किया होगा उसको आप पढ़ लीजिएगा। नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए हिस्ट्री में क्या मैं आपको दे रहा हूँ, मुगल साम्राज्य, सल्तनत काल और जो कि विजयनगर साम्राज्य। ये 3 टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे एक बार फिर से रिवाइज करके। ठीक है, ज्योग्राफी में क्या है कि सौरमंडल पढ़ेंगे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इन 2 टॉपिक्स को पढ़िएगा। उसी तरह से पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में महत्वपूर्ण अनुच्छेद को एक बार के फिर से देखेंगे और संविधान सभा से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, पढ़ लीजिएगा।
बायोलॉजी देखिए वनस्पति विज्ञान बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही टॉपिक्स दे रहा हूँ। संडे को आपको फुल रिवाइज का मौका मिलेगा, इसलिए आप सारे टॉपिक्स को यहाँ पे वनस्पति विज्ञान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर को यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। तो सितंबर और अक्टूबर को मैंने 2 दिन पहले भी रिवीजन के लिए दिया था, लेकिन फिर से दे रहा हूँ, अक्टूबर को पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन करेंगे। वन लाइनर और कमेंट आ रहा था बहुत सारा कि जो ये करंट अफेयर्स दे रहा मैं कहाँ से दे रहा हूँ। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी बुक पढ़िए, चाहे स्पीडियो ले लीजिए या फिर अरिहंत ले सकते हैं, या फिर आपका ये रुकमणी आता है प्लेटफॉर्म का, उसको लीजिए। एडुटेरियस यानी परवीन सर का जो बुक है उसको भी ले लीजिए। लास्ट में जो वन लाइनर फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दिए गए डेट वाइज करके, आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। वो मैं आपको रिवीजन के लिए देता हूँ। तो ये थी हमारी आज की होमवर्क। चलिए बात करते हैं बाकी के क्वेश्चंस की। अब बात करते हैं आखिरी क्वेश्चंस की। तो आखिरी क्वेश्चंस ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बनी उत्सव मनाया गया। तो देखिए बनी उत्सव हाल ही में मनाया गया किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश सही आंसर होगा। यहाँ पे लोगों ने 60 MCQ कवर किया, साथ ही साथ मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। इतना अच्छा वीडियो देते हैं फिर भी आप लाइक नहीं करते हो। क्यूज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और राइट आंसर नीचे कमेंट कीजिए। विश्वविख्यात जोग या फिर गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जितना हो सके अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।